हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं एक्टिनोमाइसिटीज़ के बारे में, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी का ये टॉपिक है एक्टिनोमाइसिटीज़। आज इसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट, जो एक्टिनोमाइसिटीज है यह एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? जीके यानी कि ग्रीक वर्ड। इसका मतलब आप लोग जनरल नॉलेज मत समझिएगा, इसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड। देखिए, जो बॉटनी का जो सिलेबस होता है उसमें जो वर्ड होते हैं वो ज़्यादातर ग्रीक वर्ड से और लैटिन वर्ड से कलेक्ट किए हैं, डिफाइन किए गए। तो ये जो ये एक्टिनोमॉर्फिज होता है यह एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें एक्टिनो का मतलब होता है रे और माइसिटीज का मतलब होता है फंगस। ठीक, एक्टिनो का मतलब रे यानी कि आप समझ सकते हैं कि कीड़े की बात की गई है, और माइसिटीज का मतलब होता है फंगस। यानी कि जब फंगस किसके रूप में हो? रे के फॉर्म में हो। रे यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे रे दिखाई पड़ती है, प्रकाश की किरण दिखाई पड़ती है, ठीक वह उसी तरीके से दिखाता है। इट मीन्स जैसे अगर कोई सनलाइट ये है, समझ करिए कि ये सन है। यहाँ से जब प्रकाश निकलेगी तो कुछ इस प्रकार से निकलेगी, ठीक है, ऐसे निकलेगी। अब हो सकता है कि एक प्रकाश दूसरे से टकरा जाए तो इधर उधर भी हो सकती है। तो ये किसके फॉर्म में होती है? रे के फॉर्म में होती है, किरण के फॉर्म में होती है फंगस। एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। जो एक्टिनोमाइसिटीज है ये ग्रीक वर्ड है। एक्टिनो का मतलब होता है रे और माइसिटीज का मतलब होता है फंगस, ठीक है। आगे समझते हैं। जो ये एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर। आप कह सकते हैं कि यह इसमें केवल एक सेल पाई जाती है। आगे बात करते हैं। जो एक्टिनोमाइसिटीज है इसमें जितने भी फंगस आएंगे उसको किसके ऑर्डर में रखा गया है? एक्टिनोमाइसिटीज के ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। यानी कि जो ये ऑर्गेनिज्म है, एक्टिनोमाइसिटीज में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं इसको एक्टिनोमाइसिटीज ऑर्डर में रखे गए हैं, ठीक। और जो इसकी क्लास होती है, यानी कि जो इसकी क्लास है, क्लास आप कह सकते हैं, जैसे जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि क्लास के बाद क्या आता है, आपकी जीनस आती है, स्पीसीज आती है। तो उसी क्लास में इसको रखा गया है, किस ऑर्डर में रखा गया है? स्काइजोमाइसिटीज, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, साथ ही साथ इसको ऑर्डर एक्टिनोमाइसिटीज में रखा गया है। और जो एक्टिनोमाइसिटीज होता है वो क्लास किस में आता है? स्काइरोमाइसिटीज में आता है, ठीक है, ठीक। तो वो ऑर्डर स्काइजोमाइसिटीज में आता है, ठीक। ये लिखा है स्काइजोमाइसिटीज, ठीक है, ये लिखा है एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। तो ऑर्डर एक्टिनोमाइसिटीज है और कौन सा उसका क्लास है? स्काइजोमाइसिटीज, ठीक है। फिर आगे लिखा गया है दीज आर बैक्टीरिया बट फॉर्म ले लाइक स्ट्रक्चर। ये बैक्टीरिया के कैटेगरी में होते हैं, ये बैक्टीरिया है लेकिन ये रे लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये तो एक प्रकार की बैक्टीरिया है, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटीज क्या है? एक प्रकार की बैक्टीरिया है, बट ये जो बैक्टीरिया है ये फंगस लाइक माइसिलियम का निर्माण करती है, यानी कि रेल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। एक रेल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है, जिस प्रकार फंजाई में माइसिलियम देखने को मिलता है। यानी कि जो फंजाई होती है, ठीक है, फंजाई में जो माइसिलियम होती है फंजाई की, वो रे के फॉर्म में होती है, रे के फॉर्म में होती है। तो उसी तरह ये एक्टिनोमाइसिटीज दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है रे लाइक स्ट्रक्चर। इट मीन्स रे फंजाई, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या था? मैंने ये बताया कि जो एक्टिनोमाइसिटीज है, ठीक, ये
जो है कि एक्टिनोमाइसीटीज क्लास का है और इसका स्काइजोमाइसीटीज क्लास है। ठीक है, ऑर्डर एक्टिनोमाइसीटीज है। ये क्या है, जो एक्टिनोमाइसीटीज है ये एक प्रकार की बैक्टीरिया है बट फॉर्म रेल लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ये रेल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाई जाती है जिस प्रकार फंजाई में माइसीलियम होता है। आगे आपको माइसीलियम पे हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे जब आपको फंजाई पढ़ाया जाएगा। तो फंजाई में जिस प्रकार से उसकी माइसीलियम होती है उसी प्रकार से ये दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कह देते हैं, रे फंजाई भी कह देते हैं। है तो बैक्टीरिया, लेकिन इसका जो माइसीलियम होता है यानी कि ये जो प्लांट होता है वो फंगस के माइसीलियम के जैसा होता है, इसीलिए इसको हम लोग रे फंजाई भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो माइसीलियम होती है वो फंजाई के यानी कि वो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के जैसे ही होती है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो माइसीलियम के जैसा होता है। जो माइसीलियम है वो एक फंजाई है। ठीक है, आगे बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज के क्या जनरल कैरेक्टर है। जो एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं ये होते यूनिसेलुलर। क्या होते हैं, इसमें एक सेल पाई जाती है। ये फिलामेंटस होते हैं, यानी कि फिलामेंट जैसे ये होती है, एक फिलामेंट है ये, ऐसे ये फिलामेंट के फॉर्म में भी पाई जाती है। ठीक है, ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते हैं, इसको हम लोग नॉन मोटाइल कहते हैं। जब चले जाते हैं उसको मोटाइल कहते हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा पाती, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल के साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक है, यानी कि अगर एक सेल है तो जाहिर सी बात है एक ही सेल होगा तो प्रोकैरियोटिक हो गया ये। तो क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, नॉन मोटाइल होते हैं, स्मॉल होते हैं, यूनिसेलुलर है और फिलामेंटस है। इतनी बात यहाँ से समझ के आई पहली लाइन से। सेकेंड लाइन में लिखा गया है इट अकर्स इन द वाटर। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं वाटर में, एयर यानी कि हवा में, सॉयल में पाया जाता है, मड यानी कि गोबर वगैरह में पाए जाते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट खाने वाले सामग्री में, साथ ही साथ ये एनिमल और प्लांट बॉडी में भी पाए जाते हैं एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि वाटर में भी पाया जाता है, एयर, सॉइल, मड, फूड प्रोडक्ट एंड प्लांट्स के साथ साथ एनिमल बॉडी में भी ये पाए जाते हैं। दीज आर मोस्टली ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये मोस्टली क्या होते हैं, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, यानी कि ये जो है कि किसी प्लांट में रह करके वहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी ये पैरासाइट भी हो जाते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट के साथ साथ ये पैरासाइट भी होते हैं। दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यानी कि ये डिजीज काज करता है। ठीक है, यहाँ समझिए ये डिजीज काज करने वाला है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, ये आपको मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया है। आगे समझते हैं। इट रिप्रोड्यूसेस बाई फ्रेगमेंटेशन। इस पे जो रिप्रोडक्शन होता है यह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इट मीन्स जैसे ये माइसीलियम है, ठीक है, सपोज करिए ये माइसीलियम है, ये रे लाइक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है इस पर। ठीक है, ये सपोज करिए क्या है, माइसीलियम है, आप कह सकते हैं कि एक्टिनोमाइसीटीज है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यहाँ से टूट जाते हैं। ठीक, यहाँ से ब्रेक कर गए तो एक यहाँ से ब्रेक कर गए, 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 तो कि देख रहे कि अभी ये अलग हो गए। अब ये नए जो ये पार्ट है ये नया बनाएगा, ये नया बनाएगा, हर एक पार्ट नए नए बैक्टीरिया का, इट मीन्स यू कैन से कि नए नए माइसीटीज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यानी कि ये टूट जाते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, इसमें स्पोर व कोनिडिया भी पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे होगा तो इसमें छोटे छोटे कोनिडिया भी पाए जाएंगे और इसमें क्या होता है, स्पोर कहते हैं। अब ये स्पोर सॉइल में आता है तो जर्मिनेट कर जाता है। तो स्पोर कोनिडिया के बारे में आपको बता होगा को स्पोर किस प्रकार से दिखाई पड़ता है, कोनिडिया किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये आपको मैंने प्रीवियस क्लास जब मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में पढ़ाया था तो वहाँ पे दिखाई थी सारी चीज़ को। जो ये आपका माइसीलियम होता है वो क्या होते हैं, वो एसेप्टिक होते हैं, ब्रांच होते हैं और फंगल लाइक हाइफी इसमें पाई जाती है। ठीक है,
एसेप्टिक कहने मतलब एक इसमें सेप्टम होगा, एक ऐसे सीधी रेखा होगी, उसी सीधी रेखा में क्या होगी, बहुत सारी ब्रांच निकली होगी, ठीक है, एसेप्टिक हो गया। एंड थिन वॉल, और ये क्या होगा, थोड़ा पतला होगा। और ये क्या है, फंगल हाइफी है, यानी कि ये जो निकला है इसको हाइफी बोल देंगे। यानी कि इसमें एक ब्रांच होती है, बहुत एक सेप्टेट होता है, यानी कि ये एक ही सेप्टम होगा, इसी से बहुत सारी ब्रांच निकली होगी ऐसे ऐसे। और ये क्या होते हैं, ये हाइफी होती है, फंगल हाइफी होती है। आगे लिखा है द स्पोर आर डेवलप्ड ऑन सेप्रोफाइट एंड कोनिडिया डेवलप्ड कोनिडियोफोर सिंगली इन द फॉर्म ऑफ चेन। यानी कि जो इसका स्पोर होता है, जैसे ये स्पोर है, ठीक है, समझिए ध्यान से, यानी कि ये समझिए कि क्या है, एक स्पोरोफोर है, स्पोरोफोर है। अब यहाँ से क्या होगा, स्पोर निकल जाएगा, ऐसे 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 स्पोर ये निकल जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं स्पोरोफोर। ये स्पोरोफोर विथ स्पोर, यानी कि स्पोरोफोर है लेकिन साथ साथ में क्या है, स्पोर भी है, स्पोरोफोर विथ स्पोर। दूसरा मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए क्या होता है, कोनिडियोफोर होता है, ठीक है, यहाँ पे स्पोरोफोर हो गया। अब कोनिडियोफोर होता है, कोनिडियोफोर किस तरीके से होगा, तो ये भी लगभग इसी तरीके से होगा, ठीक। इसमें क्या हो गया, ऐसे ये स्पोरोफोर कोनिडियोफोर हो गया, कोनिडियोफोर, ठीक है। और इसमें ऊपर क्या लगा होगा, कोनिडिया होगा, इन द फॉर्म ऑफ चैन, चैन के रूप में क्या होगा, कोनिडिया होगा, कोनिडिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोनोडियोफोर विथ कोनोडिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होते हैं। अब क्या होगा, अब यही चेन के रूप में यही यहाँ से टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, सॉइल में चला जाएगा और जर्मिनेट करके नए माइसिटीज का, एक्टिनोमाइसिटीज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। अब यहाँ से ये चला गया तो क्या होगा, ये ऐसे बढ़ेगा, इसके बाद ये ऐसे जर्मिनेट कर जाएगा, ये जर्मिनेट कर जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग, इसी को यहाँ पे बताया गया है स्पोर आर डेवलप्ड ऑन स्पोरोफोर। जो स्पोर का डेवलपमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, स्पोरोफोर। तो मैंने आपको ऐसे बताया ये स्पोर है, अब इस पे स्पोरोफोर का डेवलपमेंट हो गया। एंड कोनिडिया डेवलप्ड ऑन कोनिडियोफोर, अब ये कोनिडिया है, अब सॉरी ये कोनिडिया है ये, अब इससे कोनिडियोफोर, ये कोनिडियोफोर है और इसमें कोनिडिया बन गया। अब ये सिंगल होते हैं और जो चैन होते हैं वो ग्रुप में भी होते हैं, चैन के रूप में है। अब यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा, एक नए एक्टिनोमाइसिटीज का फॉर्मेशन कर देगा। आगे समझिए, इट कंटेन प्रिमिटिव न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस। इसमें केवल क्या होता है, प्रिमिटिव यानी कि अल्प विकसित न्यूक्लियस होता है, या फिर कह सकते हैं कि न्यूक्लाइड होता है। अल्प विकसित, पूरा डेवलप्ड भी नहीं होता है, प्रिमिटिव होता है, ठीक है। इट मीन्स कहने का मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन और जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो क्या होगा, अब्सेंट होगा, ठीक है। यानी कि उसमें आपका जो है कि राइबोसोम देखने को नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स वहाँ पे एब्सेंट भी होंगे, ठीक है। तो ये होगा एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में। तो देखिए कुछ इसी प्रकार से एक्टिनोमाइसिटीज का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, रे लाइक दिखाई पड़ता है। अब ये देखिए ये एक ब्रांच निकल गई, ये सीधी यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिखाया भी गया है, ये देखिए दूसरे कलर से बनाया गया है, ये एक निकल गई। अब इसी पे क्या है, डिफरेंट क्या है, इस पर ब्रांचिंग हो गई, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज, यानी कि आप देख रहे हैं कि जैसे टार्च बढ़ रही है उधर से और आगे की तरफ सभी रे जा रहे हों, तो ठीक उसी प्रकार से ये दिखाई पड़ता है, रे फंजाई, ठीक है। इसी में आपको पढ़ना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ एक्टिनोमॉर्फिज, यानी कि क्या एक्टिनोमॉर्फिज का आर्थिक महत्व है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो जो ये एक्टिनोमॉर्फिज होते हैं ये हेल्पफुल भी होते हैं और हार्मफुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं और हार्मफुल होते हैं, यानी कि ये हमें आप में डिजीज भी काज करते हैं और ये हमारे और आपके लिए हेल्पफुल है। किस उद्देश्य से हेल्पफुल है आइए उसको समझते हैं, और क्यों हार्मफुल है उन दोनों बात को समझते हैं। लिखा है यूजफुल एक्टिविटी, मतलब इसके क्या यूजफुल एक्टिविटी है पहले उसको समझते हैं। तो लिखा गया है द एक्टिनोमॉर्फिज माइसिटीज प्रोड्यूसेस मेनी एंटीबायोटिक मेडिसिन। अब भाई ये
बहुत सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि इसके द्वारा बहुत सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती है, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो गई। ठीक, यानी कि यूजफुल हो गई। हेल्पफुल कहिए या फिर आप यूजफुल कहिए, बात एक ही है। तो यानी कि हमारे लिए अगर ये मेडिसिन बना रही है, वो भी एंटीबायोटिक दवाई, जो हमें रोगों से लड़ने में, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगी, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, यूजफुल हो गई, हेल्पफुल हो गई। तो ये क्या बनाते हैं, अब देखिए बहुत सारी फंजाई है, उसके द्वारा क्या होती है, एंटीबायोटिक बनाई जाती है। जैसे एक एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बनाई जाती है, एक फंजाई है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियस एक्टिनोमॉर्फिस से स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है, उसका फॉर्मेशन होता है। अगली एंटीबायोटिक है टेट्रामाइसिन। टेट्रामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेम्यूसस, ठीक है, रीमूसस से बनाई जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन रेम्यूसस से बनाई जाती है। अगला है इरिथ्रोमाइसिन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इरेथ्रम से बनाया जाता है। ठीक है, ये THREUS है। ठीक है, क्या लिखा है फिर समझिए, EERYTHREUS। ठीक है, इरेथ्रियसी, ठीक है, सॉरी इरेथ्रियस, ठीक है, उससे बनाई जाती है। तो अगला है आपका एरोमाइसिन। एरोमाइसिन भी एक प्रकार की क्या एंटीबायोटिक है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एरियोफैसियन से बनाई जाती है। अगला है नियोम। नियोन भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडियाई से बनाई जाती है। तो ये क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी कि यहाँ पे भी स्ट्रेप्टोमाइसिन, यहाँ हर जगह स्ट्रेप्टोमाइसिन नोट कर लेना है। अब इसकी बात करते हैं क्या हार्मफुल एक्टिविटी है, ये हमारे लिए नुकसानदायक क्यों है, अब इस बात पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जो एक्टिनोमॉर्फिज है, एक्टिनोमाइसिटीज आप कह सकती हैं, ये प्लांट में, किसमें, प्लांट में, ह्यूमन में और एनिमल में, इट मीन्स ह्यूमन बॉडी में, प्लांट बॉडी में और एनिमल बॉडी में ये डिजीज काज करने का काम करता है एक्टिनोमाइसिटीज। कौन कौन से डिजीज काज करता है उसको भी समझ लीजिए। जैसे ह्यूमन में आप समझते होंगे टीबी, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, इस के द्वारा, यानी कि जो एक प्रकार की एक्टिनोमाइसिटीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक प्रकार की क्या एक्टिनोमॉर्फिज है, इसके द्वारा ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होता है, यानी कि टीबी। यानी कि टीबी का रोग जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, जो एक प्रकार की क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज है। अगला रोग है लेप्रोसी, यानी कि जिसको हम लोग कोढ़ या कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, यह माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई के द्वारा होता है। ठीक है, लेप्रेई, यहाँ पे LE रहेगा, ठीक है, LE, ठीक है, लेप्रेई। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिप्थेरिया। जो डिप्थेरिया है वो भी एक्टिनोमाइसिटीज के द्वारा होता है। कौन से एक्टिनोमाइसिटीज के द्वारा होता है, तो एक्टिनोमॉर्फिज है, उसका नाम है कैरनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ठीक है, कैरनीबैक्टीरियम, क्या भी आप कहते हैं कैरनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ठीक है, जो एक्टिनोमॉर्फिज होते हैं ये कुछ प्लांट में भी डिजीज काज करते हैं। जैसे कौन से प्लांट में डिजीज काज करते हैं, ये स्कैब डिजीज काज करते हैं पोटैटो में। पोटैटो में यानी कि आलू में ये स्कैब डिजीज काज करते हैं, उसके द्वारा स्ट्रेप्टोमाइस एक स्कैबिस एक एक्टिनोमॉर्फिज है, एक्टिनोमाइसिटीज है, उसके द्वारा होता है। यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबिस एक प्रकार की क्या एक्टिनोमाइसिटीज है जो प्लांट में डिजीज काज करती है। स्कैब डिजीज किसमें, पोटैटो प्लांट में, आलू के प्लांट में। ठीक है, एनिमल डिजीज, ये जो आपका माइसिटीज होता है माइकोबैक्टीरियम, ये ट्यूबरकुलोसिस काज करती है किसमें, कैटल में, कैटल्स में, जानवरों में क्या करती है, कैटल होते हैं जो, उसमें ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज काज करती है माइकोबैक्टीरियम।
यहाँ पे क्या था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ह्यूमन बीइंग में टीबी काज करता था, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस काज करता था। लेकिन ये क्या है, माइकोबैक्टीरियम, जो कि कैटल में ट्यूबरकुलोसिस डिजीज काज करता है। तो ये पूरा रहा कंप्लीट एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट और एक्टिनोमॉर्फिस के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में समझेंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है। तो 3 टॉपिक आपकी बचती है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व और एक टॉपिक है कल्चर। इन दोनों को हम लोग जल्द ही फिनिश करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बैक्टीरियल माइक्रोब्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बैक्टीरियल माइक्रोब को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम आपको समझाएंगे कल्चर के बारे में, कल्चर क्या होता है, जिसमें लॉग फल कल्चर आपको पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में दिया है, जिसमें आपको पढ़ना है बैच कल्चर पढ़ना आपको, फिड बैच कल्चर पढ़ना आपको, कॉन्टिन्यूअस कल्चर पढ़ना आपको। फिर उसके बाद आपकी एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टाइनस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जो कि आपको ये सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो एक चैप्टर में, यानी कि एक पीडीएफ में कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक यूनिट, एक पीडीएफ में क्या है, आपके सारे, एक ही पीडीएफ में सारे आपके क्या हो गए हैं, पहले यूनिट के टॉपिक उसमें एडजस्ट कर दिए गए, जो कि लगभग 60+ पेज का होगा। ठीक है, 60+ पेज, यानी कि आप कह सकते हैं कि 75 पेज का है। ठीक है, 75 पेज का वो आपका पीडीएफ है, जिसमें फर्स्ट यूनिट यानी कि माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में डिटेल से बताया गया है। सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है, आप वहाँ से पीडीएफ को एक्सेस कर लेते हैं। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है तो आपको सिंपली हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। आपको वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भेज दिया जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट क्वेरीज आती है तो आप हमसे कमेंट के द्वारा या फिर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको समझना है किसके बारे में, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में। स्टूडेंट, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को समझने से पहले आपको जूलॉजी में कुछ टॉपिक पढ़ा दिए गए होंगे, आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। जैसे आपको पढ़ना है सेल के बारे में। ठीक है, सेल क्या होता है उसके बारे में आपको पहले, यानी कि जब आप जूलॉजी का क्लास देखे होंगे उसमें पढ़ाया गया है टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, सेल, उसके टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या डिफरेंस है, पहले तो पढ़ लीजिएगा प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि आपको जूलॉजी में पढ़ाया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि जूलॉजी में पढ़ाया गया है। फिर वही टॉपिक को बार बार आपको पढ़ाना वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप लोग वहाँ से कवर कर लीजिएगा। क्या चीज़ कवर कर लेंगे आप, सेल को, टाइप्स ऑफ सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल को और यूकैरियोटिक सेल को। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, आप ये 4 टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। कौन कौन सी टॉपिक है फिर से समझ लीजिए, सेल है, सेल के टाइप हो गया, ठीक है, जिसमें आपका प्रोकैरियोटिक सेल आ जाएगा और यूकैरियोटिक सेल आ जाएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपको जूलॉजी में पढ़ाया गया होगा। तो इन दोनों टॉपिक को, इन यानी कि ये सेल का ही टॉपिक है, सेल के ही टॉपिक है। सेल में 4 टॉपिक आ गए आपकी, सेल, सेल टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, और डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। इन दोनों में आप इतनी सारे टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। देन आपको बैक्टीरियल सेल को पढ़ना है, जो कि आपको बताया जाएगा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के साथ। स्टूडेंट, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें,
जो आपके साथ, जो भी स्टूडेंट आपके साथ बीएससी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ इस टॉपिक को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के साथ।